Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, marginalized groups and social justice. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this paragraph. चलो, तो स्टूडेंट्स कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हैं हमारी कंट्री में, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी, ये क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं. इनको भी मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. दिस हैज़ अफेक्टेड देयर, ये क्या इफेक्ट करता है इनके इकोनॉमिक स्टेटस को, सोशल स्टेटस को. जो इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमें दिखा देते हैं, शो करते हैं, जैसे कि एक्सेस टू गुड एजुकेशन, गुड हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड वाटर, दूसरी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिसेज एंड सो ऑन. ये बहुत सारे इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं जो बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमें दिखाते हैं. अब बेटा हमारे इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इकोनॉमिकली. गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की कि उसकी चेयरमैनशिप में जस्टिस राजेंद्र सचर की चेयरमैनशिप में, कि भाई आप इस मैटर को प्रॉपरली देखो, समझो और रिपोर्ट प्रेजेंट करो. द फॉलोइंग वर अमंग द फाइंडिंग्स रिपोर्टेड बाय सचर कमेटी 2006. और 2006 में जो सचर कमेटी की फाइंडिंग्स थी, अब हम उनको पढ़ेंगे. पहली रिपोर्ट थी सचर कमेटी की. रिपोर्ट का पहला पॉइंट था, रिपोर्ट पहली नहीं, एक ही रिपोर्ट आई थी. उस रिपोर्ट का फर्स्ट पॉइंट था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें जो लिटरेसी रेट है वो 59% है, जो कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट 59% है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है. नेशनल एवरेज कितना है, 65%. ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम चिल्ड्रन होते हैं 6 to 14 ईयर के, उनमें से कुछ ही बच्चे स्कूलिंग को अवेल कर पाते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर इंडियन चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर एज. ठीक है, बहुत कम 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं मुस्लिम्स में. 25% of Muslim children in this age group have either never attended school or have dropped out. 25% मुस्लिम बच्चे इस एज के या तो स्कूल जाते ही नहीं हैं या तो एक टाइम के बाद स्कूल छोड़ देते हैं. मुस्लिम्स आर नॉट अगेंस्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू अफोर्डेबल गवर्नमेंट स्कूल. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, वो अपने बच्चों को अफोर्डेबल गवर्नमेंट स्कूल में भेजते भी हैं, पर ऐसे स्कूल्स की जो रीच है वो लिमिटेड है. जनरली जो विलेज है जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन होती है मुस्लिम्स की, वहाँ पर बढ़िया रोड वगैरह भी नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, बस स्टॉप भी कम है. जो एम्प्लॉयमेंट है मुस्लिम्स का प्रोफेशनल्स और मैनेजरियल जॉब्स में, सिविल सर्विसेज में, रेलवेज में, यूनिवर्सिटीज़, बैंक और हेल्थ सर्विसेज में, वो भी बहुत कम है. कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती हैं, ठीक है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे मुस्लिम वीमेन बुर्का में रहती हैं, आउटर गारमेंट कवरिंग हेड टू फुट. बुर्का आपको पता है ना, वो काले कलर का होता है जिससे वो पूरा अपना सर से लेके पैर तक सब ढक लेती हैं. जो सिख होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, टर्बन मतलब पगड़ी है ना. जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं वो रोब पहनते हैं, ठीक है. तो इन लोगों को देखते ही लोग थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं. कई बार ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड. और जब कम्युनल डिस्कॉर्ड चल रहा हो तो ये तो बहुत ही बुरी तरीके से इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो लेके चलते हैं. कुछ एरियाज़ में जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो इनसिक्योर फील करती हैं दूसरी कम्युनिटीज़ से, वो प्रेफर करती हैं कि वो एक ऐसे एरिया में रहें जहाँ आसपास उनकी कम्युनिटी के लोग ही रहें. कुछ टाउन में तो ये लोग घेटोज में रहते हैं. घेटोज क्या होता है, अ घेटो इज़ अ पार्ट ऑफ टाउन वेयर मेनी पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी लीव सेपरेटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. घेटोज एक ऐसी कॉलोनी होती है जिस कॉलोनी में एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं और शहर में थोड़ा सा अलग जाके ये कॉलोनीज बनी होती हैं.
Many years of discrimination have left some section of our society poor and backward. बहुत सालों तक जब ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा तो कुछ सोसाइटी के कुछ लोग बहुत पुअर और बैकवर्ड रह गए. ठीक है, वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का पार्ट बन ही नहीं पाए. वो प्रिविलेजेस जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंजॉय कर रही थी वो उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे. Untouchability and all kind of discrimination have been formally abolished after independence. इंडिपेंडेंस की बात बेटा हमने अनटचेबिलिटी और जो दूसरे काइंड के जो डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ होते थे उसको एबलिश किया है. और अगर कोई ऐसे करता है तो वो पनिशेबल क्राइम है. ठीक है. सोशल जस्टिस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रियम्बल है वो बोलता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स है कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें सोशली इकोनॉमिकली सारे लोग इक्वल हो. अब ये कैसे कर सकते हैं हम? जब इनइक्वालिटीज़ को दूर करें. किसकी इनइक्वालिटीज़ की? वेल्थ की और सोशल स्टेटस की. ये इनइक्वालिटी दूर हो गई तो सब इक्वल हो जाएंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए हैं इसको अचीव करने के लिए. बहुत सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो यही इंश्योर कराते हैं क्या? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर कराते हैं. जैसे कि राइट टू इक्वालिटी इज गिवन टू ऑल सिटीजन. हम सबके पास है राइट टू इक्वालिटी. हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो बोलता है कि किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए. ना धर्म के नाम पे, ना रेस के नाम पे, ना जात के नाम पे, ना ही मेल फीमेल के नाम पे. आप किस जगह पे आपका जन्म हुआ, आप मेल है फीमेल है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी रेस क्या है, किसी के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए. ये बोलता है आर्टिकल 15. आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी अब एबलिश हो गई है. अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे इसको टच करना है इसको नहीं करना है तो ये पनिशेबल बाय लॉ है. आपको पनिशमेंट मिल सकती है. राइट टू फ्रीडम मिली है सारे लोगों को. और राइट टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस इज ऑल्सो देयर. हम जिस भी ऑक्यूपेशन को चाहें उसको ऑप्ट कर सकते हैं. पहले की तरह नहीं है कि जो पापा कर रहे हैं वही हम करेंगे. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हर सिटीजन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि आप किसी को भी फोर्सिबली काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते. ना ही तो किसी को मजबूर कर सकते हो आप वर्क विदाउट पे. अगर किसी से आप काम करवा रहे हैं तो उसको प्रॉपर पे दें. आप किसी से फोर्सफुली काम ना करवाएं. हम सबके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. हम चाहे तो हमारे धर्म को माने, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, कोई हमें रोक नहीं सकता है. कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी है. माइनॉरिटी ग्रुप अपने बिलीव्स को प्रमोट भी कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं. अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करें, उसे प्रिजर्व करके रखें. ये पूरा राइट उनके पास है. हर बच्चा जो 14 साल से छोटा है उसे केयर मिलेगी, उसे एजुकेशन मिलेगी. ठीक है. 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है. किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से. और वेल्थ के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को बोलता है कि एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को जनरेट करो फॉर ऑल सिटीजन. वर्कर्स को फेयर वेजेस देने की बात करो और सोसाइटी में इक्वल पे रखो मैन एंड वीमेन के लिए. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को ये भी कहता है कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वीमेन है, सिख है या एज्ड पीपल है या जो अनएम्प्लॉयड है, उसको आप फ्री लीगल एड दें. ठीक है. जिससे वो अपनी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. नाउ रिजर्वेशन. अब आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हम सबको इक्वालिटी दी है, फिर रिजर्वेशन क्यों? तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, पर वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कुछ स्पेशल फैसिलिटी दो भैया किसको? वीकर सेक्शन को, सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्फ. दिस इज टू इंश्योर दैट दिस सेक्शन डू नॉट लेग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. देखो इंडिया का डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सोसाइटी के हर सेक्शन का डेवलपमेंट ना हो. तो गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ सेक्शंस को हम रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं कि ये अपने आप को डेवलप कर पाए, बहुत पीछे ना रहे. गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को हेल्प करती है उन्हें जॉब में रिजर्वेशन देके, गवर्नमेंट ऑफिसेस में रिजर्वेशन देके। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सीट्स रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, पर इसके लिए इन लोगों को एलिजिबल होना ज़रूरी है। और ये एलिजिबिलिटी कैसे बताएंगे कि हम एलिजिबल हैं इस रिजर्वेशन के लिए? नहीं, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ होती है जो इनको सर्टिफिकेट देती है, उसके अकॉर्डिंग इन एडमिशन्स मिल जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी टू गेट मिनिमम मार्क्स। अगर कोई वीकर सेक्शन का बच्चा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो उन्हें इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें एडमिशन मिल जाता है। ये जो मार्क्स होते हैं ये लोअर होते हैं, वो मिनिमम मार्क्स जो अनरिजर्व सीट्स के स्टूडेंट्स को लाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपको 100 मार्क पे एडमिशन मिलेगा तो इन लोगों को 40 मार्क पे एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट इनको चीप हॉस्टल फैसिलिटीज़ देती है वीकर सेक्शंस को, कई बार इन्हें मॉनेटरी हेल्प भी देती है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। कुछ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो वीमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व करते हैं, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 सीट रिजर्व है वीकर सेक्शंस और 1/3 रिजर्व है वीमेन के लिए। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारी, उसमें 1/3 सीट्स हम वीकर सेक्शन को देते हैं और 1/3 किसको देते हैं बेटा? औरतों को। नाउ सम लॉज टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड। पहला लॉ अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो आर्टिकल 17 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो क्या है? अ लॉ कॉल्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में ये पास हुआ। इससे अनटचेबिलिटी को इलीगल और पनिशेबल क्राइम बताया गया। 1976 तक इस एक्ट को सिंस 1976 से अब तक इस एक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चा? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। कब बना था ये? 1955 में। नाम क्या था? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। जो टर्म है अनटचेबल, उसको आज हम दलित से रिप्लेस कर दिया है हम लोगों ने। इसका मतलब होता है सप्रेस्ड और क्रस्ड। मेनी दलित हैव नाउ चेंज देयर ऑक्यूपेशन एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ लिविंग। बहुत सारे दलित्स ने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया है और उनकी जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गई है। दलित इलेक्शंस लड़ रहे हैं हर लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, लोकल लेवल गवर्नमेंट पे। पर बहुत सारे दलित आज भी पुअर हैं, बैकवर्ड है। दलित्स जो है आज भी इल ट्रीटेड है कंट्री के कुछ पार्ट में, स्पेशली विलेजेस में। कुछ जगहों पे जो दलित हैं उन्हें आज भी बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनसे अनप्लीजेंट जॉब करवाए जाते हैं। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं कि भाई हम ऐसे काम नहीं करेंगे, तो उन्हें सोसाइटी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देती, बहुत हार्श हो जाती है उनके साथ। उनको हार्श ट्रीटमेंट मिलता है पावरफुल ग्रुप से। विलेजेस में तो ऐसा भी होता है बेटा। अभी एक क्राइम पेट्रोल का मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें ये दिखाया था कि कैसे एक लड़की के साथ वो बहुत बैड बिहेवियर करते हैं। वो अच्छा पढ़ने लगती है, अच्छी जॉब उसकी लग जाती है, ये जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे देखा नहीं जाता और वो उसको मार देते हैं। ये रियल केस पे बेस है। सच हार्श ट्रीटमेंट में इंक्लूड ह्यूमिलिएटिंग, बीटिंग, सीजिंग और डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी। उन्हें आप उनकी बेइज्जती करते हो, आप उन्हें मारते हो, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हो। ऑस्ट्रेसाइज मतलब कॉजिंग ऑल अदर पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग टू देम। ऑस्ट्रेसाइजिंग मतलब हुक्का पानी बंद कर देना। पूरे गांव के लोग मिलके प्लानिंग करते हैं कि भाई अब इनसे कोई बात नहीं करेगा। सेम बेटा, अगर कोई ट्राइबल ग्रुप भी बोले ना कि मुझे तो ये ज़मीन मेरी है, मुझे मेरी ज़मीन के ऊपर राइट चाहिए, उसके साथ भी यही करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। 1970 ऑनवर्ड बहुत सारे ग्रुप्स ने ज़्यादा आवाज़ उठानी चालू कर दी कि भाई आप ऐसे लॉ बनाओ कि अगर किसी के को इल ट्रीटमेंट मिले, किसी दलित को, ट्राइबल को, तो तुरंत उसे सज़ा मिले। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आया 1989 में। ये एक्ट
लिस्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस कि किस तरीके से आप लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं एससी और एसटी को, ठीक है, और प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कि अगर आप किसी एससी एसटी को हर्ट करोगे, इंसल्ट करोगे, उन्हें फोर्स करोगे, ईट और ड्रिंक एनीथिंग दैट इज़ इनएडिबल और अनप्लीजिंग टेस्ट और स्मेल। कई बार गांव में ऐसा होता है कि जो एससी और एसटी होते हैं कोई काम करने को मना कर देते हैं तो उनको मार पीट के वो चीज़ खिलाई जाती है जो अच्छी नहीं होती, ठीक है। उन्हें कई बार कपड़े उतारने को कहा जाता है, कई बार खींच खींच के फोर्सिबली उनको कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको नंगा करके उनके फेस को पेंट करके उन्हें पूरे गांव में घुमाया जाता है जिससे उनकी ह्यूमन डिग्निटी हर्ट हो जाए। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर गवर्नमेंट आपको छोड़ने वाली नहीं है। कई बार एससी और एसटी मेंबर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उन्हें फोर्स किया जाता है कि तुम लोग वोट नहीं दोगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को। कई बार उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है, उनके रिसोर्सेज ले लिए जाते हैं, उन्हें स्लेव बना दिया जाता है। जो क्रिमिनल एक्शंस हैं औरतों के अगेंस्ट में एससी और एसटी, उन्हें हिट करना और यूजिंग फोर्स टू डिसऑनर देम, ये सब उस लिस्ट में है। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो भगवान ही मालिक है आपका। इन्हें अब स्पीडी जस्टिस मिले, इसीलिए ये एक्ट डायरेक्ट करता है, स्पेसिफाई करता है कोर्ट को, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट की बात की गई है। ये स्पेशल कोर्ट होगा जो इन्हीं से रिलेटेड मैटर्स को सुनेगा। लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आए बच्चा, जैसे कि सी के जानू ऑफ केरला। उन्होंने बात की 1989 में एक लॉ की जो डिमांड करता था फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं उन्हें वो उनकी ज़मीनें ज़्यादा दें, ठीक है, और जो एनक्रोचर्स थे जिन्होंने ज़मीनें ली थी उन्हें पनिश किया जाए। वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे उस ज़मीन पे वापस नहीं आना तो वो रीसेटलमेंट की डिमांड कर सकता है, सफिशिएंट पैसा मांग सकता है जो भी उसका लॉस हुआ उसका। बहुत सारे लोग तो ये कंप्लेंट करते हैं कि सब गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है, क्यों उनकी ज़मीनों को लिया गया। तो गवर्नमेंट ने पास किया शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिससे कि ये बिल्कुल बंद हो गया जो अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा था फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ, ठीक है। कुछ रिकॉग्नाइज्ड राइट्स जो है इस एक्ट के वो हैं, right to hold and live in the forest land individually or jointly occupied by members of forest dwelling STs or other traditional forest dweller for this purpose। बेटा जो राइट है आपका, आप ज़मीन को होल्ड कर सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो फॉरेस्ट में इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी, ठीक है, और उस लैंड के ऊपर आप कल्टीवेशन भी कर सकते हो। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रख सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उन्हें सेल भी कर सकते हो, जैसे बम्बू, ब्रशवुड, केन, कोकून, लाख, वैक्स, हनी, रूट, ट्यूबर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, इन सब को आप यूज़ कर सकते हो, पर टिम्बर को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप फॉरेस्ट में रहो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये बोला सरकार ने। फिर बोला कि चलो तुम बम्बू, ब्रशवुड, कोकून, लाख, वैक्स, हनी इनको यूज़ कर लो, पर टिम्बर पे आपका राइट नहीं है। फिशिंग राइट्स भी दे दिए, जो दूसरे प्रोडक्ट्स वाटर बॉडी से मिलते थे वो भी आप ले लो, अपने एनिमल को फॉरेस्ट में ग्रेस करा लो, सरकार मना नहीं करेगी। अपनी कम्युनिटी को कंजर्व करो, उसको मैनेज करो, ठीक है, और ट्रेडिशनली कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज़, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर पाए। जो राइट टू एक्सेस था बायोडाइवर्सिटी का एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, ये जो एक्ट था कुछ राइट्स देता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, पर उन्हें परमिट नहीं करता कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करें या वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करें इन द नेम ऑफ यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्स। कि भाई मैं तो फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज़ कर रहा हूँ, कोई पेड़ वेड़ नहीं काट सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, ठीक है, ट्रीज़ को कट नहीं करेंगे टिम्बर के लिए, किसी एनिमल को हंट और ट्रैप नहीं करेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का एक्सेस होगा, पर फॉरेस्ट कंजर्व करने की ड्यूटी होगी, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो। लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो प्रैक्टिस थी
ह्यूमन वेस्ट को मैनुअली एक्सक्रीट करने की क्या मैनुअली कलेक्ट करने की, रिमूव करने की, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करने की, रिमूव करने की जो मैनुअल टेक्निक्स होती थी उसे हम क्या बोलते थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग। बेटा जो लोग भी इस फील्ड में काम करते थे, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करते थे, वो अनहाइजेनिक और अनप्लीजेंट कंडीशन में काम करते थे। उन्हें वेस्ट को हैंडल करना पड़ता था मीगर टूल से, ब्रूम, बकेट और बास्केट से। कोई प्रोटेक्टिव क्लॉथ भी नहीं होते थे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इस वजह से ये हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत सारे आते थे। हेल्थ इश्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इनकी बॉडी में, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब था। ख़राब मतलब इन्फेक्शियस था। इस एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ देम सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी। किसी के स्किन में इन्फेक्शन होने लगा, किसी के आँखों में, किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, किसी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। बहुत ही गरीबी में रहते थे और इनके वेजेस भी बहुत कम होते थे। तो जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जिन्हें दलित ग्रुप कहा जाता था, जिसमें औरतें भी स्कैवेंजिंग का काम करती थी। मैनुअल स्कैवेंजिंग हैव द लोएस्ट सोशल स्टेटस एमंग द दलित। दलित में भी सबसे लोएस्ट स्टेटस किसका था बेटा? स्कैवेंजर्स का। इनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता था। इन्हें भंगी बोलते हैं गुजरात में, पाखिस बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, सिकलार बोलते हैं तमिलनाडु में। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत किया हो। भंगीस इन गुजरात, पाखीज इन आंध्रा, सिखलायर कम्युनिटी इन तमिलनाडु। इन्हें अनटचेबल कहा जाता है। इन्हें सेपरेटली रखा जाता है, मतलब बीच सिटी में इन्हें नहीं रहने दिया जा सकता है, रेस्ट ऑफ द लोगों से अलग रखा जाता है। इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, पब्लिक वाटर की एक्सेस इनको नहीं मिलती है। अब ऐसा ना हो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस अनहाइजेनिक और इस अनडिग्निफाइड काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, जिस लॉ का नाम है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रीन प्रोहिबिशन एक्ट 1993। जो ड्राई लेट्रीन्स बनती थी पहले, उनको बनाना ही बंद कर दिया, प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डाल दिया। इस लॉ में ये इलीगल होता था अगर आप किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉय करोगे ह्यूमन वेस्ट को कैरी करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ये बिल्कुल गलत होगा। ये जो नियम बना, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस था ड्राई लेट्रिन्स का, उसको इलीगल बता दिया गया। टॉयलेट्स दैट कैन नॉट बी क्लीन बाय फ्लशिंग वाटर, वैसी टॉयलेट जो वाटर से फ्लश करके क्लीन ना हो, ऐसी टॉयलेट्स को ही हम क्या बोलते थे, ड्राई लेट्रिन्स। तो इसका बनाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसे इलीगल घोषित कर दिया। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ, जिसे SKA बोला जाता है, सफाई कर्मचारी आंदोलन। यहाँ पे लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया कि भाई अब हम मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे सफाई कर्मचारी मैनुअल स्कैवेंजर्स इस लॉ के पास होने से बहुत खुश हुए। लार्ज नंबर में मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉय किया गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे रेलवेज, म्यूनसिपैलिटीज एंड आर्मी कैंप्स में। सफाई कर्मचारी आंदोलन along with 6 और अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, 7 मैनुअल स्कैवेंजर्स ने PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लीव विद डिग्निटी, इसको एनफोर्स किया जाए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वेरीफाई करो इस फैक्ट को, और अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं पर भी हो रही है तो टाइम बाउंड प्लान के साथ इसको बिल्कुल बंद करवा दो। 6 महीने 8 महीने का टाइम दे दो लोगों को कि इस टाइम के बाद भैया ये जो ड्राई लेटरिन से बिल्कुल बंद हो ही जानी चाहिए। टाइम बाउंड मैनर में काम हुआ। तो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग, इनका जो रिहेबिलिटेशन एक्ट लेके आया 2013 में। इस लॉ ने प्रोहिबिट किया मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉयमेंट देना, मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बिल्कुल बैन कर दिया कि भाई जब तक आपके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना हो आप ये काम ना करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ अनसैनिटरी लेट्रिन्स ये बिल्कुल बंद करवा दिया। जो लॉ था
सीक्स टू रिहेबिलिटेट मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय हेल्पिंग देम टू फाइंड अदर एम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से काम किया गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे इन्हें कोई दूसरा काम मिल जाए।